हे दोस्तों, मैं अभिजीत फिर हाजिर हूँ किताब प्रेमियों की दुनिया पर। दोस्तों, अगर इस चैनल के वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज जिस किताब के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो एक क्लासिकल नॉवल है और हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का नाम न सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके रचनाओं में आपको यथार्थवाद और वास्तविकता बहुत ज़्यादा मिलती है, इसीलिए उनकी कहानियाँ और उनके उपन्यास बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में जहाँ किसानों की परिस्थिति और गाय के प्रति उनका एक झुकाव नज़र आता है गोदान में, ठीक उसी तरह गबन में महिलाओं का कपड़ों लत्तों तथा आभूषण के प्रति एक झुकाव नज़र आता है। तो इसी तरह उनका एक उपन्यास है निर्मला। तो आज मैं निर्मला का रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे इस उपन्यास का नाम है निर्मला तो स्वाभाविक है कि कहानी है निर्मला की। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि दहेज की कुप्रथा को लेकर यह उपन्यास लिखा गया है जो कि निर्मला के जीवन के बारे में आपको बताती है। तो इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। शुरुआत इस तरह होती है कि निर्मला की जो शादी है वह तय हो जाती है भुवन मोहन से और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की तैयारी चलती रहती है। अब निर्मला की माताजी जो है वह थोड़ी सी खिन्न रहती है क्योंकि निर्मला की शादी में अगर इतने सारे पैसे चले जाएंगे तो फिर निर्मला के पिता के पास बहुत ही कम पैसे रह जाएंगे। अब निर्मला की छोटी बहन और भाई है, उसका भी देख रेख उन्हें करना है और इसी के लिए दोनों में अनबन हो जाता है और निर्मला के पिता रूठ कर घर से चले जाते हैं। घर से बाहर निकलते ही एक दुर्घटना हो जाती है और जिनमें उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण निर्मला के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। अब बात यह है कि निर्मला की माता जो है वो भुवन मोहन के परिवार में यह संदेशा भेजती है कि अब निर्मला के पिता क्योंकि नहीं रहे हैं मगर यह शादी वह ना तोड़े। अब भुवन मोहन और उसके जो पिता रहते हैं वो जानते हैं कि क्योंकि निर्मला की माता अब दहेज नहीं दे पाएंगे इसीलिए वह रिश्ता तोड़ देते हैं। इसके बाद निर्मला की माता के पास सिर्फ एक ही विकल्प रह जाता है कि वह निर्मला की शादी एक ऐसे व्यक्ति से करे जो कि दहेज ना ले। और निर्मला की उम्र 15 वर्ष की है और उसकी शादी तय हो जाती है तोताराम से जो निर्मला से 20 साल बड़ा रहता है। शादी के बाद एक तरफ तोताराम जहां निर्मला को रुझाने की चेष्टा करता है तो दूसरी तरफ निर्मला को वह पति कम और पिता ज़्यादा लगता है। अब बात यह है कि निर्मला के पति जो तोताराम है उनके 3 बेटे हैं। तो मनसाराम जो है उनका जो बड़ा बेटा है वह सबसे बड़ा है और वह करीब निर्मला की उम्र का ही है। तो निर्मला और उसके बड़े बेटे मनसाराम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे तोताराम को यह शक होने लगता है कि कहीं निर्मला मनसाराम से तो प्यार नहीं करने लगी है या फिर कहीं मनसाराम तो धीरे धीरे निर्मला को पसंद नहीं करने लगा है। और ये जो चीज़ है ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अखरती रहती है जिसके कारण वह मनसाराम को बहुत डांटते डपटते भी हैं। तो बात यह है कि उनके मन में एक संदेह बैठ गया है। अब यह संदेह सच होता है या झूठ होता है ये तो आपको इस कहानी को पढ़ने या इस उपन्यास को पढ़ने से ही पता चलेगा। अब इसके चलते उनके 2 जो छोटे भाई हैं, मनसाराम का जो 2 छोटा भाई है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या निर्मला सौतेली माँ होकर भी क्या उनकी अपनी माँ बन पाती है या फिर कुछ और ही होता है। वह मनसाराम से प्यार करने लगती है या फिर वह तोताराम से प्यार करती है। इसके लिए आपको ये उपन्यास पढ़ना ही पड़ेगा। इसी बीच ऐसा भी होता है एक दिन फिर निर्मला से भुवन मोहन जिससे उसकी शादी होने वाली थी उसके साथ उसका भेंट होता है और तब भुवन मोहन को उसका गलती का एहसास होता है जिसके कारण वह अपने भाई और निर्मला की बहन का विवाह तय करता है बिना दहेज लिए। और अब उसे यह एहसास होता है कि
पैसों के लिए उसने सुधा से प्यार किया, मगर कहीं ना कहीं निर्मला उससे ज़्यादा सुंदर है या निर्मला को इस जगह रहना चाहिए। मगर क्या होता है जब सुधा को यह पता चलता है कि आज भी उसका पति कहीं ना कहीं निर्मला को चाहता है। तो दोस्तों, अगर दहेज नहीं लिया जाता तो बहुत अच्छा होता निर्मला के लिए। निर्मला बहुत अच्छी तरह भुवन मोहन से ही शादी कर पाती। निर्मला जो है उसे अपने से 20 वर्ष से ज़्यादा बड़े व्यक्ति को विवाह करके उसे पति नहीं बनाना पड़ता। निर्मला के 3 बेटे नहीं होते। निर्मला का जीवन बहुत अच्छी तरह कटता। निर्मला को इतनी जटिलताओं में पड़ना ही नहीं पड़ता। निर्मला को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। उसकी माता तो ये देखती है कि क्योंकि उसके परिवार में उसके भाई बहन हैं और उनको पालना पोसना भी है, इसीलिए वह अपना कर्तव्य कर देती है शादी करा के। मगर इन सब का फल जो है निर्मला को भुगतना पड़ता है। वह शादी करके जिस घर में जाती है वहाँ उसके पति उस पर शक करते हैं। वह अपने जो सौतेले बेटे हैं उनसे भी बात नहीं कर पाती। उनसे बात करती है तो पति उन पर शक करते हैं। इसके अलावा उसके लोग कहते हैं कि वह एक सौतेली माँ है, और इस तरह के पता नहीं कितने सारी चीज़ें उसे सुनना, जानना, समझना और दिल पर पत्थर लेकर मानना पड़ता है। तो इसी कारण निर्मला का जो जीवन है, एक नारी का जो जीवन है, नारी को हमेशा यही समझाया जाता है कि कोई भी परिस्थिति हो तुम्हें अपने पति के साथ रहना है, और जब तुम्हारी अर्थी उठेगी वो भी तुम्हारे पति के घर से ही उठेगी। यही तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है। मगर बात यह है कि अगर दहेज की कुरीति ना हटाई जाए तो कहीं ना कहीं लड़कियों पर कितने भी अत्याचार करें उन्हें मुंह बंद करके वह सहना पड़ता है। ये जो दहेज की प्रथा है ये लड़की और लड़के में अंतर दिखाता है कि तुम लड़की हो तुम्हें दहेज देना पड़ेगा, और ये लड़का है ये तो सोने की अंगूठी है, टेढ़ा होने से भी क्या, ये तो दहेज लेना इसका बनता ही है। तो ये बात बहुत गलत है। ये आज लड़के और लड़कियां दोनों समान हैं, और इसीलिए न तो लड़कियों के पिता को और लड़कियों को दहेज देना चाहिए और न तो लड़के वालों को दहेज लेना चाहिए। समाज की स्थिति कुछ ऐसी है कि जब शुरुआत हुई थी दहेज की तो यह उपहार या भेंट के रूप में हुई थी जो लड़की के घर वाले लड़के को देते हैं, मगर धीरे धीरे यह लड़की के पिता के गले की फांस बनती गई। क्यों? क्योंकि अगर लड़की की शादी नहीं होती तो यही समाज वाले कहते हैं कि क्या लड़की को घर में आप बिठा कर रखेंगे, और अगर लड़की का विवाह तय होता है तो वही समाज के लोग, वही वर वाले कहते हैं कि अगर 10 लाख 15 लाख आप हमें नहीं देंगे तो हम ये शादी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं दहेज देकर बेटी को विदा करना पड़ता है। अगर आप दहेज नहीं देंगे तो आपकी बेटी आपके ही घर में रहेगी। तो ये चीज़ जो है ये चीज़ बहुत ही गलत है, और इसी कारण उन्होंने ये उपन्यास लिखा कि दहेज प्रथा जो है आज भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है और शिक्षित लोग भी दहेज लेते हैं। इस उपन्यास को आप इसलिए पढ़ें ताकि आपको ये एहसास हो, आपको ये रियलाइजेशन हो कि दहेज प्रथा कितनी बुरी होती है, और आप दहेज बिल्कुल ना ले और न ही दहेज दे। इसी कारण उपन्यास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे सोशल मैसेज रहते हैं, बहुत सारी बातें रहती है जो लेखक जो है अपने लेखन के माध्यम से, अपनी कृति के माध्यम से आम लोगों को बताना चाहती है। दोस्तों, पता है दहेज के कारण भ्रूण हत्या होती है, क्योंकि अगर लड़की हुई तो लड़की के लिए दहेज देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि लड़की को पेट में ही मार दो, या लड़की को जलाया जाता है, आग में जला दिया जाता है, लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, पीटा जाता है, लड़की को कहा जाता है कि तुम अपने घर से जाओ और पैसे ले आओ। तो कहीं ना कहीं ये जो दहेज की प्रथा है ये और ज़्यादा क्या कहूँ, और ज़्यादा बुरी चीज़ों को और ज़्यादा विषम परिस्थितियों को जन्म देती है। तो न तो दहेज ले और न तो दहेज दे, क्योंकि इससे आपकी बेटी का बिल्कुल भला नहीं होने वाला, बल्कि कहीं ना कहीं इससे उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। आप
हर किसी को खुश नहीं रखते। और आप जो भी दहेज देते हैं उससे ऐसा भी दोस्तों होता है कि मंडप पर शादी हो रही है मगर दहेज के कारण शादी टूट जाती है, या तो वो ज़्यादा दहेज मांगते हैं या तो लड़की के पिता दहेज दे नहीं पाते हैं और इस मजबूरी का फ़ायदा जो है वे लोग उठाते हैं जो दहेज की रकम मांगते हैं। तो कानून होने के बावजूद भी आज भी लोग धड़ल्ले से और क्या कहूँ, बड़ी खुशी से गौरव से दहेज लेते हैं और दहेज मजबूरी में लोग देते भी हैं। तो दोस्तों, ना तो दहेज ले ना तो दहेज दे। एक अच्छे और सच्चे इंसान की तरह आप शादी करें बिना दहेज के। तो दोस्तों, यही मेरी आपसे अपील है कि न तो दहेज ले न तो दहेज दे। और मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस कहानी में आपको एक पहलू पता चलेगा कि दहेज के कारण क्या क्या हो सकता है, किन किन परिस्थितियों से एक लड़की को गुजरना पड़ता है, वधू को गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी तरह की समीक्षा के लिए या रिव्यूज़ के लिए देखते रहिए ये चैनल। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।